गवर्नमेंट अभी जो है वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स ला रही है। बहुत सारी चीज़ें जो फिलॉसफी थी आज वो रियलिटी है। तो आप हाथ से चिंगारी या विंगारी निकाल सकते हो क्या? नहीं, ये काम नहीं कर। आप पानी फेंक के किसी की ज़िंदगी बना सकते हो? आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के लोग बैठते हैं और जो अपनी तकलीफ होती है वो आकर। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में एक ऐसे फाउंडर है जो डिफेंस में काम करते हैं, जो वर्चुअल रियलिटी में काम करते हैं और साथ में उनको योग वोग का भी शौक है। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कारम, मैं अभिषेक तोमर, अजना लेंस डायमेंशन एनर्जी से, और हम डायमेंशन एनर्जी में अजना लेंस नाम का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है, और वो भी अपने ही भारत में। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, आपकी जर्नी क्या है और आप कैसे योगी भाषा के अंदर आए हो? मैंने एक्चुअली अपनी पढ़ाई जबलपुर से की। जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ मैं। उसके बाद मैं महाराष्ट्र मुंबई में आ गया और मुंबई में मैंने गेमिंग, फिल्म और वीएफएक्स स्टूडियो में काम किया, जहाँ पे मैं रिसर्च साइंटिस्ट की तरह कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन सारे फील्ड्स में काम किया। और इसके बाद मेरी मुलाकात हुई आईआईटी में पंकज और अभिजीत से, और वहाँ पे एक गूगल स्टार्टअप वीकेंड प्रोग्राम होता है जहाँ पे फाउंडर्स जो फ्यूचर फाउंडर्स बनना चाहते हैं या कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी में, वो उनका एक इनोवेशन प्रोग्राम होता है। उसमें हम तीनों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हम फर्स्ट विनर हुए, और वहाँ से हमारी सिनर्जी मेट हुई बिकॉज हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और वहाँ मिलने के बाद हमें पता चला कि हमारे विजन तीनों के एक जैसे हैं और तीनों कंप्यूटेशन में काम करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ हमने मिले और फिर हमने एक फाउंडेशन शुरू किया, बेसिकली डायमेंशन एनर्जी को फाउंड किया 2014 में। और उसके बाद हमने तीन ही जन थे, और पहले हमने प्रोग्रामिंग्स और सॉफ्टवेयर के बनाना शुरू किया, एल्गोरिथम्स बनाए, आईपीस बनाए, और फिर धीरे धीरे जब वो बन गए तो हमने टीम हायर करना शुरू की, बूटस्ट्रैप किया। बूटस्ट्रैप करके हमने और लोगों को हायर किया, और फिर 2016 में हमें एज ए सीड राउंड, एज एन एंजल इन्वेस्टर्स मिले। जपन व्यास जी हमें सबसे पहले मिले, और उनके कारण जो है ये विज़न जो है वो इस लेवल तक आ पाया। और उन्होंने फिर और एडवांस जो बोलेंगे इन्वेस्टर्स जो देख सकते हैं विज़न को, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये जर्नी शुरू हुई। हमने हायरिंग की और आज 50 लोगों की टीम है डायमेंशन एनर्जी में, और हार्डवेयर भी इसी दौरान इस जर्नी में एक टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया। और आज हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, एक अजना एक्स है, एक अजना लाइट 2 है, और एक XR स्टेशन है। ओके, मेरे को बताओगे तीनों प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन क्या है? हाँ, सो ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट है जो जिसको हम अजना एक्स बोलते हैं। वो है सिमुलेशन, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें जैसे गाइडेड ट्रेनिंग होती है और फैक्ट्री में असेंबली हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, सपोर्ट देना है, तो वो सारे कामों में काम आता है अजना एक्स। और जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है वो अजना लाइट 2 है। सो जो भी वर्चुअल रियलिटी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनको कट टू कट कंपटीशन देने के लिए है, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बड़े अफोर्डेबल है, और जो भी स्टीम वीआर बेस्ड कंटेंट है वो उसमें चलता है। तो बेसिकली वो ओपन XR बेस्ड सिस्टम पे लगा के ही चलेगा, विदाउट सिस्टम। पीसी बेस्ड VR है वो। और जो XR स्टेशन है वो पूरा कंप्लीटली उसमें इंटीग्रेटेड अपना कंप्यूटर है, और वो ट्रेनिंग के लिए एज ए हमने ITIs और पॉलिटेक्निक्स कॉलेज जो हैं और उनके ट्रेनिंग्स के लिए हमने एज ए स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत वो XR स्टेशन तैयार किया है। इसमें 150 के आसपास SOBs हैं, ऐसे डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हो गए या जो ट्रेनर्स फैक्ट्रीज में होते हैं जो स्किल डेवलपमेंट करके वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए वो सिमुलेटर बनाया है जिसका नाम XR स्टेशन है। ठीक है, मतलब जो पेंट जॉब था, जैसे पेंट, हाँ, जैसे आपने पेंट किया, पेंटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल जॉब्स हो गए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो पहले ही मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले ले विदाउट वेस्टेज। हाँ, और उसमें क्या है कि हमने जो रियल फिजिकल गन्स होती हैं, रियल फिजिकल उनके टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको उसमें ही ट्रेनिंग कराते हैं। VR में ज़्यादातर लोग कंट्रोलर से करते हैं, तो हमने एक ट्रैकर डिवाइस बनाया है जिस ट्रैकर को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो
समझ लीजिए कि डिजिटल ट्विन हो जाता है, वो डिजिटल वर्ल्ड में आ जाता है, वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, और उसको ही फिर वो ट्रैक करके रियल कर सकते हैं। और उसको हमने फिजिटल बोला कि फिजिकल आप चीज़ों को यूज़ करके डिजिटल वर्ल्ड में फिजिटल हो गया। उससे मसल मेमोरीज भी बनती है, क्योंकि वो गन्स थोड़ी हैवीज होती हैं और उसका एक रेशियो होता है, कितना दूर रखना है, कितना पास रखना है, एंगल आपने किया था, आप देख रहे थे किस तरह से। ठीक है, वो बेसिकली मेरे को सब कुछ बता रहा था कि कैसे मेरे को यूज़ करना है, क्या मैं सही पेंट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा मतलब फील भी आ रही थी, मसल पावर भी लग रही थी। मेरे पास ऑक्यूलस भी है, मैं वो यूज़ करता हूँ, पर उसमें मसल पावर नहीं लगती है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो फिर वो फुल फ्लो क्रिकेट चलता है, अगर आप ताकत से मारते हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मेरे को फील दिखाई दे रही तो इसलिए उसको फिजिटल बहुत ज़रूरी है। अब इस पर डिफेंस कहाँ से आ रहा है? डिफेंस जो है, एक्चुअली सबसे पहले हमने सोल्यूशन देना डिफेंस में शुरू किया जब हमने अजना एक्स अजना 1 बनाना शुरू किया था। अजना 1 हमारा फ्यूचर में आने वाला डिवाइस है, इस पे काम चल रहा है, और वो डिफेंस का हमारा ये तीन साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसमें 2 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट हैं हमारे। एक है सी थ्रू आर्मर। सी थ्रू आर्मर इज़ लाइक कि जैसे आप टैंक के अंदर बैठे हैं और टैंक जो है वो ग्लास का है, तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं अजना ईसैस। सो वो हमारा डिफेंस का प्रोडक्ट है, अजना ईसैस। सो अजना एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। तो उसमें ये होता है कि जब आप टैंक के अंदर बैठते हैं, आपको बाहर की दुनिया का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, और अगर देख भी सकते हो तो पेरिस्कोप से देख सकते हो, वो बहुत छोटा सा होता है। और जब धूल हो रही है या तूफान आ रहा है या क्लाइमेट जो अनकंट्रोल है, फेयर वेदर सिस्टम्स में ही सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो पाता है, तो ऑल वेदर में वो वर्क नहीं कर पाते। स्पेशली नाइट के टाइम पे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, और बहुत दूर देखना है तो वो डिफ़िकल्टीज़ होती है। और अगर कैमरेज हैं भी तो वो एक ही साइड में देख सकते हैं। तो और वो 3 अलग अलग लोग अंदर बैठे हुए हैं, एक कमांडर बैठा है, एक गनर बैठा है, एक ड्राइवर बैठा है। तीनों को अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को संभालना है और देखना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कैमरा सिस्टम बनाया जो टैंक के हल पे माउंट हो जाता है स्मॉल साइज़ में, और उसका जो आउटपुट है वो ग्लासेस में आ रहा होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी जो ग्लासेस आपने पहने थे, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे ना कि वो ट्रांसलूटेड है, ट्रांसपेरेंट, तो उसका फ़ायदा यही है कि जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं, जो टैंक के जो बटन्स हैं, जो कंट्रोल्स हैं, उनको भी देख सकता है वो, और जो टैंक के पार जो दिख रहा है नाइट में भी और डे में भी, उन दोनों को देख सकता है वो। और उसमें ही IFF सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें पे काम कर रहे हैं, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सी चीज़ फ्रेंड्स है और कौन सी चीज़ फो है, कौन ह्यूमन है, कौन टैंक है, व्हीकल है, वो 1 किलोमीटर दूर आइडेंटिफाई कर पाएगा। ओके, तो बेसिकली जो आपका कैमरा है वो 360 डिग्री देख रहा है, एक तरह से 180 डिग्री देख रहा है। 360 डिग्री है, कंप्लीट 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री देख रहा है, और उसका जो फीड है वो इसके फीड आ रहा है, और उसकी डेप्थ क्या है, मतलब कितनी आगे तक जूम लेंस भी है उसके अंदर? उसमें जो हमने एक फिक्स फोकस में किया है, हाई रेजोल्यूशन इमेज है। सो जो इमेज की रेजोल्यूशन अगर देखेंगे तो वो 16K के ऊपर है। तो जब आप उसे जूम करते भी हो तभी आप 1 किलोमीटर तक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या मूवमेंट हो रही है, कौन है वो, ह्यूमन है, तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो शेप और साइज दिख रहा है ये ह्यूमन है, और AI प्रोग्राम के थ्रू। और अगर कोई व्हीकल है तो वो व्हीकल बता देता है, टैंक है तो टैंक बता देता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमको फाउंडर्स देख रहे हैं जिनको डिफेंस सेक्टर में घुसना है जी। तो कैसे घुसा जाता है? मतलब आपने ये आइडिया सोचा होगा, बेसिकली आपने VR डिवाइस बनाई, उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन पता लगा यार इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसी के पास कोई प्रोडक्ट पड़ा है, किसी के पास सिमुलेशन है गन चलाने का, तो वो चाहता है कि उसको वो गवर्नमेंट को पेश करे कि आपको इतना खर्चा नहीं करना, तो कैसे इस चीज़ काम करती है? गवर्नमेंट अभी जो है वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स ला रही है। ये भी हमने भी जो ये किया ईसैस प्रोजेक्ट बनाया सी थ्रू आर्मर का, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। आईडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आईडेक्स करके एक प्रोग्राम चालू किया है। उस प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया और हम उसमें सिलेक्ट हो गए, और सिलेक्ट होने के बाद हमें वो ग्रांट मिला और उसमें हमें बोला गया कि ये लीजिए, आपको 1.5 CR हम देंगे, और इसको आप अपना भी पैसा ऐड करके इक्वल अमाउंट या उससे ऊपर जो भी लगाकर इसे डेवलप करिए। हम ग्लासेस ऑलरेडी बना ही रहे थे, और हमें ये चैलेंज बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट डिफेंस में शुरू से ही था। मेरी फैमिलीज़ वगैरह भी डिफेंस से ही है। तो
हमने जब देखा वो चैलेंज, तो हमें एक सबसे बड़ा चीज़ था कि हमारे लिए कैमरा एक नया फील्ड था जिसको हमको डेवलप करना था। बट हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का और हार्डवेयर का तो आइडिया है, और हमारे सारे फाउंडर्स भी जो हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं। सो वी टेक इट दैट चैलेंज, और फिर हमने वो कैमरा सिस्टम डेवलप किया, सिलेक्ट हो गए, और अब जो है हम यूज़र ट्रायल कर चुके हैं, और अब उसमें जो है फील्ड में जाने के लिए तैयारी चल रही है, फील्ड ट्रायल्स के लिए। तो यही है कि जो गवर्नमेंट्स के ऐसे प्रोग्राम्स आते रहते हैं उन्हें देखते रहिए, और बहुत सारे स्टार्टअप्स कैसे देखे? ऑनलाइन है, स्टार्टअप के लिए जो वेबसाइट्स हैं उनमें जा सकते हैं। आईडेक्स ने बहुत सारे चैलेंजेस निकाले हैं, और अब तो वो चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। तो ये जो चैलेंज है ये भी बहुत अमेजिंग है कि ये चैलेंज ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी दे दिए हैं, ये स्वयं आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के लोग बैठते हैं, और जो अपनी तकलीफ होती है वो आकर उसकी एक लिस्ट बनती है कि हमको ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के लिए कौन आकर सोल्यूशन दे सकता है। तो उसमें ऐसे हज़ारों स्टार्टअप पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ है, और उसमें बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी निकले हैं, और बहुत बड़े बड़े इनोवेशन हुए हैं जो शायद देखने भी नहीं मिले होंगे कभी पहले। तो उसी के तहत हमने इसमें किया है, और भी फ्यूचर में और भी आईडेक्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां हम डायरेक्ट नहीं हैं वहां हमारे हेडसेट्स हम दूसरे पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि कोई गन का सिमुलेटर बनाना चाहता है, बट वो VR में बनाना चाहता है, उसकी कैपेबिलिटी गन और बाकी अदर चीज़ में है, मगर उसे VR हेडसेट की ज़रूरत है, तो वो अजना लेंस को कॉन्टैक्ट करे और हम उसको हेल्प करेंगे, इवन क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी है आईडेक्स का, और उसको हेल्प करेंगे। फिर वो हमारे वेबसाइट को लेकर अपना प्रोडक्ट दिखा सकता है या उसको आगे ले जा सकता है। तो एक कोई इकोसिस्टम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने ही आसपास जितने भी दूसरे स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे हेल्प करें अपनी टेक्नोलॉजी से, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर कैसे डिफेंस में जा सकते हैं। तो जॉइंट पे भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो एक बार ग्रांट के बारे में समझाओगे कि जब आप गए, एक कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसका सॉल्यूशन बताया, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट था, पिच, वो प्रॉब्लम्स उनकी थी, उसका सॉल्यूशन आपने बताया कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप सिलेक्ट कर पाओगे? तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हाँ हम कर सकते हैं ये प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपने पिच किया कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट था या कुछ विजुअल? लाइव इंटरव्यू जैसे होते हैं वैसे ही सिलेक्शन कमेटी होती है, ब्रिगेडियर्स होते हैं, पूरी एक पैनल बैठती है, उस पैनल में फिर सिलेक्शन होता है, और आपको प्रोटोटाइप का टाइम दिया जाता है वो बनाकर, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो, और जो स्टार्टअप सिलेक्ट होता है उसको ही फिर ये ग्रांट मिलता है। तो अभी प्रोटोटाइप बनाने का भी कॉस्ट होगा आपको? बेसिकली टैंक का आइडिया नहीं है। प्रोटोटाइप उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी का दिखाना होता है, ना कि पूरे सोल्यूशन का। उन्हें टैंक की जरूरत नहीं, उन्हें दिखाना है कि ग्लासेस और 360 डिग्री कैमरा है और ये सारे को लेकर क्या आप ये कर सकते हैं। बिकॉज हम बना रहे थे ग्लासेस और हमें पता था, तो हमारे लिए वो जर्नी थोड़ा सा ईजी थी, इसलिए हमने उसमें पार्टिसिपेट भी किया क्योंकि वो अलाइन था हमारे। ठीक है, तो फिर आपने उनको आइडिया समझाया, उसके बाद आपको ग्रांट मिले, इक्विटी गई कुछ के रिगार्डिंग? नहीं, ग्रांट बेस्ड है, इसमें कोई शेयर होल्डिंग जैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसके कुछ कंडीशन थी और इकट्ठे पैसे पूरे आए थे? नहीं, इकट्ठे नहीं आते, माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे जैसे आप अचीव करते जाओगे आपके जो पैसे हैं, ग्रांट्स हैं, वो रिलीज होते जाएंगे। समझाओगे कैसे, मतलब आपकी कैसा था? माइलस्टोन अगर हमने पूरे प्रोग्राम को अगर 4 से 5 माइलस्टोन में डिवाइड किया है, तो 4 से 5 माइलस्टोन में फर्स्ट डिलीवरी में सॉफ्टवेयर बनेगा, सेकंड डिलीवरीज में हार्डवेयर के प्रोटोटाइपिंग बनेंगे, थर्ड में इम्प्लीमेंटेशन शुरू होएगा, फोर्थ में ट्रायल्स शुरू होंगे, और फिफ्थ जो होएगा वो फील्ड ट्रायल के लिए जाएगा। इस तरह से होता है। और उसमें ये एक चीज़ ऐसी भी है कि आपको सारी इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का एक्सपोजर मिलता है, राइट? क्योंकि कॉमन पर्सन, सिविलियन कभी भी डिफेंस फैक्ट्रीज में नहीं जा सकते। हमने ये काम मेडक फैक्ट्री जहाँ पे BMP बन रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री में हमें पूरा ट्रेनिंग मिलती है, हमें वहाँ बुलाया जाता है। हम वही जो टैंक बनाने वाली जो टीम है उनके साथ बैठकर, उठकर, उनके साथ समझते हुए उन्हीं के साथ बैठकर उसमें काम करते हैं। तो वो एक एक्सपोजर मिलता है, प्लस हमें डिफेंस को अंडरस्टैंड करने का एक्सपोजर मिलता है, प्लस सारे मंत्रालय वगैरह में आपको प्रॉपरली बुलाया जाता है गेस्ट की तरह, और आपसे समझा जाता है कि आपके क्या चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो, प्लस सर्टिफिकेशंस वगैरह। डिफेंस के सर्टिफिकेशन बड़े एक्सपेंसिव हैं और टफ हैं। लोगों को प्रोडक्ट बनाना आता है बट सर्टिफिकेशन करना नहीं आता, तो वहाँ पे भी उसका फ्री यूजेस मिलता है। गवर्नमेंट की जितने भी सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं वो आपको फ्री एक्सेस मिलता है इसमें। ओके, फिर मान के चलते हैं, अभी हमने अपना जो 5 स्टेजेस थी प्रोटोटाइप रेडी करने तक, फाइनल प्रोडक्ट जो रेडी करना था, उसमें हमने
खत्म कर दिया, हमको पूरा पैसा मिल गया, अब वो प्रोडक्ट जो बना फाइनल वो अब गवर्नमेंट हमसे खरीदेगी? हाँ, गवर्नमेंट खरीदेगी भी और हमें सपोर्ट करेगी फॉरेन में एक्सपोर्ट। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही ये है कि एक्चुअली मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे वो उन्हें सपोर्ट करेगी और इसमें सपोर्ट करने के साथ साथ उन्हें बिजनेस भी सिखाएगी और बाहर ले जाने में हेल्प भी करेगी, क्योंकि जितने गवर्नमेंट के कनेक्ट्स होंगे फॉरेन एक्सपोर्ट्स में उतने एक स्टार्टअप के शायद नहीं हो सकते। और गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐसे वेपन सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रही है, टैंक्स एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसमें फ्यूचर में ये सिस्टम भी ऐड ऑन होकर जाएगा, जिससे हमारी कैपेबिलिटी और दुनिया को नजर आएगी। ठीक है, तो उसके बाद पर प्रोडक्ट के पैसे मिलेंगे ना, जो 1.5 CR है वो माइनस होके मिलेगा या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट? नहीं, वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट तो अलग होगी, जो क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो तो इतना कॉस्ट में नहीं होता, वो थोड़ा और मिल ग्रेड होएगा और बुलेट प्रूफ होएगा, रगेड होएगा, सो जब उसकी सारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट आप पहले ही पिच करते हो? नहीं, कॉस्ट जो है वो हम दोनों जन मिलके प्रोडक्शन के टाइम, जब इसका प्रोडक्शन शुरू होएगा तब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ऊपर मार्कअप भी मिल जाता है? हाँ, वो चाहते हैं कि उनका पर्पस ही यही है कि आप इसमें से ग्रो करो, बिजनेस होना चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और आपने बोला कि आपको एक्सपोर्ट में भी हेल्प मिलता है, मतलब वो क्या होता है, सब्सिडीज मिलती है? नहीं, एक्सपोर्ट में ऐसा कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जैसे अभी डेफ एक्सपो हो रहा है, डेफ एक्सपो में वो हमको प्रेजेंट करेंगे, सबके सामने फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, बताएंगे कि हमने ये क्या बनाया है, और वो जितने भी फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो जब आते हैं वो देखते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो वो प्रोक्योरमेंट के लिए हमसे रिक्वेस्ट भेजेंगे। अभी जब हमने ये लॉन्च किया और जिसकी न्यूज़ आई, तो सिंगापुर से, फिनलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से इंटरेस्ट आना शुरू हो गए। सो इस तरह के एक्सपोजर देती है, फिर उनके साथ मीटिंग सेट कराना, उनसे बात कराना, और उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी जो हैं वो भी फिर कनेक्ट करेगी। ड्यूटीज वगैरह में भी हेल्प होती है? हाँ, ड्यूटीज़ में भी हेल्प होती है। अगर जैसे अभी जो नया इनिशिएटिव्स में आया है कि मेक इन इंडिया अगर करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह में आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें आपको कस्टम्स कम लगेंगे, बट अभी वो शुरू होएगा इस फिजिकल ईयर से। ठीक है, अब मैं रेगुलेशंस की बात करके चलूँ तो किसी को स्टार्टअप शुरू करनी है तो क्या रेगुलेशंस है इसके अराउंड? अब तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और ऑनलाइन जाके भी हो जाता है इजीली। मतलब आज की डेट में इतना डिफिकल्ट कुछ रेगुलेशन है ही नहीं, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो? हाँ, जो भी हैं बहुत मिनिमल रेगुलेशंस जो होते हैं एज ए कंपनी फॉर्मेशंस के, वो है आइदर वो LLP करे या कोई कंपनी। बस मतलब बेसिकली कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आप प्रोग्राम में रजिस्टर करो, अपना आइडिया पिच करो, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप डिफेंस में एंट्री कर सकते हो। वो एक ह्यूमन को जज नहीं कर रहे, वो एक आइडिया को जज कर रहे। हाँ, वो आइडिया को जज कर, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं कहाँ वहाँ क्यों गया उसके ऊपर का रीजन कि इंटरेस्ट, जैसे आपका बिजनेस था तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि घर में वही हो रहा है। अगर मेरे घर में 4 लोग डिफेंस की बात कर रहे हैं और डिफेंस की प्रॉब्लम मुझे ग्रास रूट की पता है, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होएगा और मुझे लगेगा कि हाँ, उन्हें चेंज करना है। जैसे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है आर्मी, क्या मिलिट्री के पास इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, और कहाँ हमको उसमें शोध करना चाहिए, कहाँ हमें इनोवेशन करना चाहिए, वो जो उसमें कनेक्टेड है या जो उसमें उठ रहा बैठ रहा है उसी की न्यूज़। जैसे आप क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट के बारे में बता रहे थे, तो अगर मैं डिफेंस में देख रहा हूँ इंटरेस्ट तो मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, फिर मैं ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में देखूंगा। तो जो भी स्टार्टअप्स इंटरेस्टेड हैं डिफेंस में, उनका इंटरेस्ट है डिफेंस में कुछ क्रिएट करना, और जिनको लगा कि नहीं हम किसी रीज़न से आर्मी में, नेवी में नहीं ज्वाइन कर पाए, तो कैसे मिलिट्री से जुड़े, इंडियन फोर्स से जुड़े, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। हमें भी यही लगा और हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग थे जो सम और अदर वे मिलिट्री को सपोर्ट करना चाहते थे। ओके, प्लस आपने अभी मेरे को बताया था कि जब आप आइडिया पिच करते हो तो आपको एक ग्रांट मिलता है, प्लस आपको अपना पैसा भी डालना पड़ता है जी। तो आइडियली मतलब डिफेंस में घुसना है तो कुछ पैसा तो चाहिए जी, वो तो है। मतलब कुछ पैसा इन द सेंस क्या फंडिंग चाहिए? 1-1.5 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए अपने? नहीं, अच्छी खासी डिपेंड ऑन कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, नई है, उसके कंपोनेंट्स एक्सपेंसिव हैं, सो अच्छी खासी फंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एरोस्पेस डिफेंस, महाराष्ट्र एरोस्पेस डिफेंस फंड है, उसको हमने अप्रोच किया और फिर वहाँ से हमने $1 मिलियन की फंडिंग ली। और इक्विटी बेस्ड है? हाँ, ये इक्विटी बेस्ड है। वो फंडिंग, वो स्टार्टअप उन्हीं स्टार्टअप्स को फंड करते हैं जो सिर्फ डिफेंस के लिए कुछ बना रहे हैं। क्या इक्विटी लेते हैं? सो इक्विटी जो डिपेंड ऑन जो हमारी वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन बेस्ड है। वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करते हो?
वैल्यूएशन तो हमारा जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है उसका वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनता है। उस वैल्यूएशन सर्टिफिकेट को देखकर उनके जो मतलब अभी टेक्नोलॉजी है, रेवेन्यू तो नहीं है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी है, आईपीज हैं, जैसे हमने बताया कि जब हमने शुरू किया। आईपी में कितना भी बोल दूं? नहीं, वो तो वैल्यूएशन होता है ना, उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, उसके टीम होती है, उसको चेक करने वाले रिव्यूअर होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यूअर होता है, वैसे ही आईपीज का भी वैल्यूअर होता है। स्टार्टअप्स के लिए भी जो बैकग्राउंड में पेपर वर्क होता है उसमें चेक किया जाता है, टीम होती है जो चेक करती है कि ये जो बना रहे हैं वैल्यूएशन वो ऐसे ही तो नहीं है कुछ भी, तो वो उसको देखते हुए उसकी वैल्यूएशन बनती है। ठीक है, तो मतलब कितनी वैल्यूएशन थी आपकी अगर अभी बताओ तो? वो अभी पब्लिक नहीं है, मे बी फ्यूचर में अभी हम मीडिया में लेकर आएंगे तो पता चल जाएगी। ठीक है, नहीं मेरे को बेसिकली आइडिया जानना था कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में डिल्यूशन चलता है। नॉर्मली क्या होता है, रेवेन्यू का कुछ एक्स मल्टीपल मिल जाता है जो स्टार्टअप की दुनिया में होता है, पर जो टेक्नोलॉजी और आईपी बेस्ड कंपनियां हैं उनका कैसे होता है? मतलब मैं इसलिए, अगर किसी शेयर होल्डिंग पैटर्न से आए हैं या फंडिंग के वे से आए हैं तो उनको इक्विटी रहेगी। तो जब फ्यूचर में रेवेन्यूज या जैसे जब हमने लिया था तो हमारी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो समझ लीजिए कि 2x होएगा। बट इसके बाद हमने जो और टेक्नोलॉजी बनाई है डिफेंस की डिलीवरी की, तो हम 5x हो गए। तो उनका जो मनी है वो ऑटोमेटिकली 3x हो गया, फिर 10x, कुछ का 10x हो गया। तो इस तरीके से होता है। ठीक है समझ गया ना, मतलब 2x से 10x के बीच का रेशियो मान के चले रहे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का हो गया हमारे ऑलमोस्ट। मैं यही जानना चाह रहा था अपने आप में, वही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, दूसरी चीज आपने पेमेंट के बारे में बोला, पेमेंट फंसती है। अभी तक कोई गवर्नमेंट का आपको प्रोजेक्ट दिया है आपने? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ग्रांट्स भी बहुत इजीली ये सारे चीज़ हो गए। और हमने कुछ DRDO में डिलीवर किए हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है और वो सब लोग भी नए डेवलपमेंट अंदर कर रहे हैं। तो सीधे अपफ्रंट पेमेंट होती है और लाइक बाय, और उसके बाद अब जेम जैसा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म भी आ गया है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स उसमें आ गए हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्ट बाइंग होती है। तो जब भी डिफेंस में किसी को कुछ चाहिए होता है वो वहाँ से ऑर्डर करके ऑर्डर कर लेता है। तो वो भी एक बहुत ट्रांसपेरेंट और इजी मेथड हो गया है। तो हमने कोच्चि में, DRDO में, आर्मी में, एयर डिफेंस में, इन सब जगहों पर डिलीवरीज की हुई हैं, डायरेक्ट पेमेंट हुई है। किसी ने 2 खरीदे, किसी ने 1 खरीदे, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे भी अंदर फर्दर रिसर्च चलती रहती है। तो वो AR/VR से क्या बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और दूसरा क्वेश्चन, मार्कअप। B2C का आपका मार्कअप रिलेटिवली ज़्यादा होगा, पर डिफेंस के अंदर मार्कअप कम करना पड़ता है, या फिर वो कहते हैं कि भाई B2C का जितना है उतना ही हमको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब डिफेंस का बनाते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि मिल ग्रेड होता है, रगेड होता है, और उसके आपको अल्टरनेटिव्स भी देने होते हैं, उसके सपोर्टिव सिस्टम्स देने होते हैं, उसकी एसेसरीज भी उसके साथ देनी होती हैं, पार्ट्स देने होते हैं, और एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड करना होता है, और उसमें 3 से 5 साल की AMC भी रहती है। तो वो सब कवर होना चाहिए। तो इसलिए उसकी जो प्राइसिंग होती है वो B2C से ज़्यादा होती है, और वो रगेड भी होता है प्रोडक्ट। उसकी जो मटेरियल्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी एक्सपेंसिव होती है। सो B2C प्रोडक्ट जो है वो मे बी कह सकते हैं कि वो चीपर एंड में होता है, और उसकी ज़्यादातर लाइफ 1 साल होती है, समथिंग लाइक दैट। मैं मार्जिन की बात अगर करके चलूँ तो मार्जिन जो है वो सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि आपके जो वहाँ कॉस्ट बढ़ गई, तो जो कॉस्ट बढ़ गई तो आपको L1 भी है, मतलब आप बिडिंग होगी, तो बिडिंग होगी, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस होगी तो आपके कॉम्पिटिटर को L1 मिलेगा। तो आपको भी अगर L1 होना है या L2 होना है। ये क्या है? ये L1 मतलब होता है लीस्ट वन। तो लीस्ट वन प्राइसिंग पे ही बिडिंग होती है गवर्नमेंट में, जैसे आपको पता होगा कि जो भी टेंडर्स हैं वो बिडिंग के थ्रू होते हैं। समझाओगे किसी को? जैसे अगर एक सामान है और वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट ही है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट 3 और लोग, 4 लोग, 5 लोग भी बेचते हैं इंडिया में। तो अगर वो ऐसा बेचते हैं तो वो हेडसेट की प्राइसिंग तीनों की, चारों की अलग अलग हो सकती है। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन सबसे सस्ते में दे रहा है, उसको लीस्ट वन बोलते हैं। पहले उसका टेक्नोलॉजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, तो जो क्वालिफाई होएगा वही बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो मतलब तीनों अगर क्वालिफाई हो गए तो तीनों की टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन हो गई। अब तीनों को बिड करना है कि वो कौन सबसे सस्ते में देता है, तो जो सबसे सस्ते में देगा उसको गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। ठीक है, समझ गया। अब टेक्नोलॉजी की बात करके चलते हैं एग्जांपल के लिए, कि 3 कंपनियां बना रही है, 2 कंपनियां बना रही है, एक मैं बना रहा हूँ, एक आप बना रहे हो। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट जो थी वो 8K कैमरे, 4K कैमरे में भी हो सकती थी लॉजिकली, मतलब 8 पिक्सल के कैमरे में भी हो सकती है, और जो उनको स्क्रीन चाहिए उस स्क्रीन भी उनको फुल HD में काम चलेगा,
उनको कोई बहुत हाई एंड नहीं चाहिए। पर आपका जो प्रोडक्ट है वो 4K डिस्प्ले पे है और आप 16 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहे हो, तो आपकी इमेज मुझसे ज़्यादा बेटर है, पर रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट को। नहीं, तो उसके लिए PSQR बनता है। PSQR मतलब एक स्पेसिफिकेशन बनती है। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ बाय करती है तो उसका एक स्पेसिफिकेशन बनता है। उस स्पेसिफिकेशन के बेस्ड पे ही आपका प्रोडक्ट मैच होना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर देना चाहते हो तो दो, वो आपका फिर जब L1 होएगा तो फिर आपको उसको फेस करना पड़ेगा, है ना। तो वो स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि इतने रेजोल्यूशन का चाहिए, इतने फील्ड ऑफ व्यू का चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से जब वो मिलता है उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए, तब आप बनाना शुरू करिए। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि मैं एक गन बनाता हूँ, बना नहीं रहा हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ हाइपोथेटिकली मेरी गन की फैक्ट्री है। अब मैं डिफेंस को बेचना चाहता हूँ, वो निकाला उन्होंने बिडिंग कुछ भी XYZ, ठीक है। अब मैं पहली बात तो ये बिडिंग कहाँ से पता करूंगा कि गवर्नमेंट को इस गन की रिक्वायरमेंट है? उसका टेंडर निकलता है, वो कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन निकलता है, और उसकी न्यूज़ चारों तरफ जिस तरह से जो डिफेंस में मैंने बोला ना, जिसका इंटरेस्ट है और वो देख रहा है। अगर आप गन बनाने वाले तो आपकी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम यही सब ढूंढ रही होगी, यही सब देख रही होगी, तो कंटिन्यूस न्यूज़ आती है। तो कुछ स्पेसिफिक साइट्स है, प्लेटफॉर्म्स है? जो MOD की साइड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड है, उसमें सारे टेंडर्स हमेशा रहते हैं। जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी डिफेंस के टेंडर हैं वो सब हमेशा उसमें रहते हैं, सब फील्ड में। ठीक है, तो और उसमें पूरी पूरी उनकी स्पेसिफिकेशन लिखी होगी? हाँ, उसमें स्पेसिफिकेशन पढ़ के हम अपने हिसाब से बिड कर सकते हैं। वो बिडिंग होती है, फिर उस बिडिंग तो जो प्रोसेस है वो तो बाद का प्रोसेस है। पहले तो सिलेक्शन होएगा, आपको बना के दिखाना पड़ेगा, टेस्ट होएगा, उसके बाद टेस्ट में अगर आप पास होते हो, उसमें टेस्ट का मतलब प्रोडक्ट यूजर ट्रायल्स होते हैं। मतलब वो उनकी जो फील्ड में जो सोल्जर्स रहते हैं वो आएंगे, उसे टेस्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो मैच होएगी वो क्वालिफिकेशन, तो फिर आपको फील्ड ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। फील्ड ट्रायल में जो सिलेक्ट होएगा उसको, उन जो सिलेक्ट लोग हैं उनको फिर बिडिंग करने का अप्लाई करने मिलेगा। ठीक है, समझ गया मैं। और इसके अंदर कुछ ये भी कहते हैं कि आपकी डिफेंस है और आपने मान के चलते हैं किसी चाइना के फंड से पैसा ले रखा है, तो उसके अंदर भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? हाँ, वो उसके कुछ पॉलिसीज़ हैं। अगर इन डेप्थ में जाके देखेंगे तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ऐसे माइन्यूट बहुत सारे हैं। तो उसके लिए ही आपकी लीगल टीम, आपकी लॉयर, आपके सपोर्टिव सिस्टम्स होते हैं, आपके CA होते हैं। तो आइडियली हमको लेना चाहिए अगर किसी को डिफेंस में जाना है। जितने भी आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं आप उनसे फंड इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं। बट आप अगर ऐसे कंट्री से ले रहे हो जहाँ से संबंध आपके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपने उनको इन्वेस्टमेंट बनाया है तो उनको कहीं ना कहीं आपकी, अगर वो इन्वेस्टर हैं तो उनको डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपके IP के बारे में पता है, तो वो एक कंट्री के लिए थ्रेट हो सकता है। तो वैसे यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, तो डिफेंस के बारे में तो बहुत कुछ समझ में आ गया। अब दूसरा, आपकी दूसरी साइड के बारे में बात करते हैं जी। ये योगी, आपने बोला कि हमारी कंपनी के कल्चर में ही ये सारी चीज़ें हैं, हमारा विजन ही ये है, तो थोड़ा समझाओगे वो चीज़? जिस तरह से हमने ये स्टार्ट किया था, तो अगर आप देखेंगे तो अजना लेंस में हमारा विजन है ऑगमेंटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ऑगमेंटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम विकसित हुए, हमारा ज्ञान बढ़ा, हमने उतना ही अमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो क्रांति लाई है ह्यूमन रेस में वो है कंप्यूटर। तो हम सब कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे और कंप्यूटर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर उनकी डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं और उसको यूज़ करना। आज आप देख रहे होंगे कि आपके पॉडकास्ट को देखकर कितने सारे लोग कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस को जान लेते हैं, ठीक है। और आपका भी ये प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारा नॉलेज आपका भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग आते हैं, जितने ज़्यादा कम्युनिकेशंस होती हैं, इन्फॉर्मेशन का जो युग है, सो उसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है उतना ज़्यादा जो है ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको कुछ पर्टिकुलर स्किल आती है बट उनका स्किल पूरी तरह से एनहांस नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, उसको कोई राइट टूल नहीं मिला है। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी में हूँ और स्पेस रिसर्च में हूँ तो एक टेलीस्कोप अगर मुझे मिल जाए तो मेरी एक रिसर्च एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। अगर मैं डॉक्टर हूँ या मैं रिसर्च मेडिकल साइंस में हूँ, अगर मेरे पास माइक्रोस्कोप है या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरी रिसर्च में काम आते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को एनहांस किया है।
और जो हम कर नहीं सकते नॉर्मल एज ए ह्यूमन फिजिकल लिमिटेशन के कारण, वो इंस्ट्रूमेंट हमें एनहांस कैपेबिलिटी देती है। जिस तरह से मैंने बताया कि सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स, कि हम नहीं देख सकते तो हमने वो सिस्टम ऐड ऑन किया तो अब हम बियॉन्ड देख सकते हैं, या हम उन चीज़ों को सुन सकते हैं जो हम अपने नॉर्मल ईयर से नहीं सुन सकते हैं, तो वो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सुन सकते हैं। तो सेम चीज़ है कि अगर हम टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएँ या कंप्यूटेशन को एक नेक्स्ट डायमेंशन पे लेके जाएं, जहाँ से हमने डायमेंशन NXG जो कंपनी का नाम आया, कि आज हम 2D स्क्रीन तक लिमिटेड हैं, और 2D स्क्रीन लिमिटेड होने के कारण अभी हम टेक्नोलॉजी में डिफरेंट लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, या बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर हम उसके डायमेंशंस को चेंज करेंगे, थर्ड डायमेंशंस में जाएंगे, तो आता है होलोग्राफिक कंप्यूटर। तो हमने होलोग्राफिक कंप्यूटर को अपना पहला डायमेंशन NXG का एज ए पड़ाव रखा, और पर्पस है कि ह्यूमन को हायर फॉर्म, उसकी हायर उसमें जाके वो यूज़ कर सके, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी ब्रेन स्किल्स को वो डिफरेंट लेवल पे ले जाकर काम कर सके। तो इसी के तहत हमने अजना लेंस पहला प्रोडक्ट बनाया, और अजना लेंस में हमने स्किलिंग पे काम किया कि अगर हम अप स्किल होंगे, सो कहीं किसी भी चीज़ की अगर जब हमें स्किल आ जाती है तो हम वहाँ पे बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं, हमारी रोजी रोटी हो जाती है, हमारे अर्निंग के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। और अगर किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, अगर उसे राइट इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो वो और अमेजिंग परफॉर्म कर पाता है। जो क्रिकेटर है उसे राइट बैट मिलता है और वो प्रॉपरली खेलता है तो उसकी कैपेबिलिटी एनहांस हो जाती है। तो सेम जो लोग फील्ड पे हैं और असेंबली कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से पेंटिंग, वेल्डिंग, गन बताया, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ईजिली अवेलेबल नहीं है। एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, या हर ट्रेड के लिए आपको हर सिमुलेटर चाहिए, मगर कंप्यूटर या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस है कि एक ही ग्लास के अंदर पूरा कंप्यूटर है और जितना चाहिए आप उतना कंटेंट उसमें डाल सकते हो। और हमने सेम चीज़ को क्या किया कि अगर फिजिकल स्पेस में उतने सिमुलेटर रखने जाएंगे तो जगह, कितनी जगह लगेगी और कितना ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट होएगा, ग्रीन हाउस पे इफेक्ट करेगा। तो हमने सारा कंटेंट जो है इस पे क्रिएट करके इसमें डाल दिया ग्लासेस पे, और वो जो ग्लासेस हैं अब वो ट्रेड्स को भी कर पा रहे हैं जिसके सिमुलेटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे, या जो मशीन्स थी वो, और उन मशीन्स में अगर डायरेक्ट यूज़ करने जाएंगे तो वो हैज़ार्ड्स भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं, उनको चोट भी लग सकती है। तो पहले वो नॉर्मल इसमें प्रैक्टिस करें जहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होएगी, और वो फिजिकल के जैसी ही होएगी, तो कहीं पे भी फिजिकल से दूर नहीं होएगी, बट उनको कोई तकलीफ नहीं होएगी। और जैसे जैसे वो ट्रेन होते जाएंगे वो एग्जैक्टली जैसे रियल के साथ करते हैं उस तरीके से। तो इससे क्या हो रहा है कि वो एनहांस हो रहा है। जब वो फैक्ट्री में जाता है तो उसके पास अगेन यहाँ पे वो अजना लाइट से ट्रेन होता है, अजना लाइट 2 से, XR स्टेशन से, और जब वो फैक्ट्री में जाता है तो उसे अजना X मिलता है। तो जो अजना X है वो अगेन उसे गाइड करता है कि जब वो फर्स्ट डे फैक्ट्री में आया तभी विदाउट ट्रेनिंग वो जंप कर सकता है जॉब में, कि इसको इस तरीके से असेंबल करो, गियर 1 को गियर 2 के साथ में इस रोटेशन में, इस एंगल में करो। तो कंटिन्यूसली उसको एक गाइडेड सिस्टम है। और रिमोटली अगर उसे बताना चाहते हो कि नहीं इसको नहीं ऐसे करो, तो आप रिमोटली आपका होलोग्राफिक अवतार जो है वो आकर उसको बता सकता है। तो एक रिमोट असिस्टेंट जैसी फीचर भी हमने उसके अंदर लेके आया, तो जो एक कंबाइंड प्रोडक्टिविटी सूट बना अजना सूट नाम का। तो अजना X और अजना सूट जाता है और वो फैक्ट्री में, उसके असेंबली में, मैन्युफैक्चरिंग में और गाइडेंस में, सपोर्ट में। इसका कॉस्ट क्या बनता है? इसका कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपये से शुरू होता है, डिपेंड ऑन क्या सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अजना सूट एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, उसमें अलग अलग असिस्टेंट है और गाइडेंस है, स्टेप्स हैं। तो जैसा जैसा लेगा उसके कस्टमाइज़ करेगा, कितने साल के लिए ले रहा है उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है, बट बेस प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 1.5 लाख। एग्जाम्पल के लिए कोई कॉलेज ले रहा है, मैंने इंजीनियरिंग करी है तो हमको वेल्डिंग वगैरह सिखाई जाती थी, तो अब कॉलेज के वो सिमुलेटर है, वो अजना लाइट 2 और XR स्टेशन सिमुलेटर है वो। अगर कॉलेज वगैरह की बात करें, वो कितने का कॉस्ट पड़ेगा? वो 15 लाख से स्टार्ट होता है उसमें, क्योंकि पूरा कंप्यूटर होता है हाई एंड, उसके साथ उसके सारे टूल्स और गन्स जो उसे ट्रेड चाहिए उसके पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं, ग्लव्स रहता है जो मैंने आपको दिखाया, और हेडसेट रहता है, पूरा
एक कंप्लीट पैकेज गियर रहता है और हाई एंड कंप्यूटर भी रहता है RTX परफॉर्मेंस वाला। वो जो है वो 15 लाख से, और फिर उसके ऊपर वो जिस तरह का ट्रेड सॉफ्टवेयर चाहते हैं, अगर वो 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, तो वो प्राइसिंग जो है वो चेंज होती रहती है। और जो दूसरा आपने बताया वो माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस की तरह हो गया एक तरह से, वैसा ही हो गया जी। ठीक है। मतलब होलोलेंस का इंडियन वर्जन जो कि अभी लाइव है जी, वो तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइव नहीं है, तो उसके साथ में कुछ अटैचमेंट कंप्यूटर लगेगा। उसमें आप चाहें तो कुछ लोग हैं वो मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा एक अजना पैक करके आता है जो स्पेशली इंडस्ट्रियल यूज केस के लिए देते हैं, रगेड है। तो उसमें आप फिर और हैवी कंप्यूटिंग कर सकते हैं, हैंड जेस्चर्स वगैरह, 6DoF वगैरह, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आप मोबाइल से फ़ोन करके करते हैं तो आप लिमिटेड यूज़ एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। वो कितने का है, मतलब मोबाइल वाला वो 1.5 लाख का पड़ेगा। ये एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब मैं ऑक्यूलस यूज करता हूँ। तो ऑक्यूलस जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। ऑक्यूलस मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो अपडेट से ला सके, क्योंकि उसके आगे कैमरे हैं और अगर आप नॉर्मल जगह पे होते हो तो अगर आप जब फर्स्ट हैंड वर्कर्स को दोगे जिसे 8 घंटे तक फील्ड में काम करना है, आपने खुद ही पहन के चेक किया है, तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट है हमारा वो 75 ग्राम्स का है, और ऑक्यूलस क्वेस्ट जो है वो 300 ग्राम्स का है। अगर वो पूरा दिन 300 ग्राम्स का हेडसेट पहनेगा जिसका बैटरी बैकअप भी 2 घंटे का है, उसे 8 घंटे काम करना है, एटलीस्ट 6 to 5 आवर्स का तो बैटरी बैकअप होना चाहिए। तो अजना पैक में उसे वो बैकअप मिलता है, प्लस वो लाइट वेट होता है 70। मैं पहनूंगा ही क्यों इतने टाइम के लिए, क्योंकि वो असेंबली कर रहा है, उसका तो वो मेजर टूल है ना, उसको पहन के ही तो वो गाइडेंस मिल रहा है उसे। 1 टाइम मिलेगा, 2 टाइम चाहिए होगा बस। हर बार अलग मशीन आती है, हर बार अलग टाइप की असेंबली आती है। उसको गाइड कौन कर रहा है? उसको अंदर एक AI प्रोग्राम है जो अजना सूट मैंने जो सॉफ्टवेयर बोला है, वो एज एन होलोग्राफिकली फॉर्म में उसके सामने आता है। तो वो कौन सी मशीनें सही करनी बता रहा है? जिस तरह की मशीन हम उसमें सेलेक्ट की, जैसे मान लीजिए हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजन की असेंबली आई है, तो इंजन की असेंबली अलग अलग इंजन होते हैं अलग अलग कार के, तो अलग अलग इंजन के लिए कम से कम 100, 150, 500 पार्ट्स भी होते हैं। कौन से पार्ट को कहाँ लगाना वो याद ही नहीं रह सकता, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है फील्ड। तो उसको वो पूरे टाइम बताता है कि फर्स्ट दिस पार्ट विल कम, सेकंड दिस पार्ट विल कम, थर्ड दिस पार्ट विल कम। सो उसके लिए क्या हो जाती है, वो असेंबली पूरी गाइडेड हो जाती है। वो वीडियो पे देख के कर लेगा फोन पे? जब वीडियो पे करेगा तो वो उधर देखेगा इधर, तो उससे क्या हो रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेस यही है कि कौन सबसे फास्ट असेंबली करता है। हैंडमेड नहीं करूंगा मैं, ऑटोमेट कर दूंगा पूरी असेंबली को। पूरी मशीन ऑटोमेट अगर होती तो अभी भी हो चुकी होती थी। अभी भी काम जो है वो पूरी तरह से ऑटोनोमस की तरफ नहीं है, कहीं पे भी मैन इंटरवेंशन तो अभी भी है। तो वो जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आता है तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण एरर्स भी बढ़ते हैं। तो वो एरर को पूरा खत्म करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि उसकी इंटेलिजेंस को ही इतना लेवल पे लेगा कि वो हायर एक्यूरेसी पे काम करने लगा। अभी मतलब मैं एक स्टाफ को पहले सैलरी दूं, ऊपर से मैं उसको 1.5 लाख रुपए की डिवाइस भी दूं। मगर उसका जो ट्रेनिंग होता है ना, आप देखेंगे तो जब एक बंदा आता है तो उसके ऊपर अच्छा खासा फैक्ट्री ट्रेनिंग पे खर्च करती है, जो उसे अब नहीं करना है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग टाइम वो हो गया, कम हो गया। अब उसके बाद वो कभी भी छोड़ के चला जाता है तो वो जो पूरा ट्रेनिंग उसे दिया वो वेस्ट हो जाता है। अब इससे क्या हो गया कि जैसे ही लिया तुरंत जो है वो फील्ड पे काम करना शुरू कर सकता है। प्लस जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, जो कॉस्ट टू कंपनी है, राइट, वो पहले ज़्यादा हो रहे हैं कि एक तो सैलरी भी दे रहे हैं, ऊपर से एरर्स हो रहे हैं या मिस्टेक्स हो रही हैं, तो पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं या टाइम वेस्ट हो रहा है, जो यहाँ पे नहीं है, बल्कि इससे और कॉस्ट सेव हो रही है। सो उसका पूरा अगर हमने कंपैरिजन किया तो हमने देखा इसको पहनने के पहले कितनी कॉस्ट लगती है और इसको पहनने के बाद जो है कितनी कॉस्ट एंड टाइम, जो टाइम और एरर जो है वो कम हो गया और कॉस्ट भी बचने लग गई। अब आपकी विजन के ऊपर वापसी आते हैं जी। ये योगी वाला सीन क्या है? ये बाय द वे खाना वाना नहीं खाते, 2 साल से पानी पे जिंदा है, क्या है ये? मेरा इंटरेस्ट है और योग और मेडिटेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है, और इससे हमारी हेल्थ और माइंड जो है काम, अगर हमको ऐसे चैलेंजिंग चीज़ करनी है और इंटरेस्ट इस तरह से था कि ज़्यादा देर तक अगर हम किसी चीज़ पे काम कर पाएँ, जिस तरह से एक मशीन है वो बिना फ्यूल के अगर ज़्यादा देर तक चल सके और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, वैसे ही अगर हम तो सबसे सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन है, अगर हम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाएँ एज ए ह्यूमन, उसके लिए योग और मेडिटेशन बहुत
मुझे ऐसा लगा कि यूज़फुल हो सकता है, तो मैंने ट्राई किया। आपने पहली बार कब ट्राई किया था ये? मैंने 2012 से शुरू किया था साधना, और फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस और इंटेंस होती गई और मुझे उससे अपने काम में बहुत फ़र्क पड़ा। और इसके बाद अगर मुझे किसी चीज़ पे कंटिन्यूस काम करना है तो हमारी जो फिज़िकल लिमिटेशंस है वो हमें बॉदर करती हैं। या तो हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, टॉयलेट जाना होगा, स्लीप आएगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता था कि लिमिटेशन है। अगर किसी विजन पे काम करना है, किसी पर्पस पे काम करना है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पे काम करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम जब प्रैक्टिस किया तो उससे आया। तो अब जो है वो जो स्लीपिंग कोटा है वो भी कम हो गया। कितना कोटा है आपका स्लीपिंग कोटा? 3 घंटे ही सोता हूँ मैं, 3 बजे उठ जाता हूँ और फिर वहाँ से मैं अपनी योगिक प्रैक्टिस शुरू करता हूँ और 7 बजे तक मेरी सारी योग साधना मेडिटेशन हो जाते हैं। और फिर ऑफिस जो है रिसर्च शुरू करता हूँ और फिर रिसर्च के बाद स्टडी करना है और फर्दर फ्यूचर में जो चीज़ें लेकर आनी है उनको एनविजन करना, उनकी प्लानिंग करना, और फिर 9 बजे से ऑफिस शुरू करता हूँ। तो ये एक रूटीन है। और फिर रात को सोने से पहले भी अपनी साधना करके। कितने घंटे? तो वो 2 घंटे चलती है। तो आप हाथ से चिंगारी विंगारी निकाल सकते हो क्या? नहीं, ऐसे सब काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ मेरे एनहेंसमेंट के लिए मैं करता हूँ। आप पानी फेंक के किसी की ज़िंदगी बना सकते हो? नहीं, ये काम नहीं करते। तो योगा से आपके अंदर, मतलब आपके अंदर खुद के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, खुद के अंदर क्लैरिटी लेके आना है, स्टेमिना बढ़ाना है और लाइफ को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना है, एजिटेशन इरिटेशन को ख़त्म करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं टूवर्ड्स दैट सोसाइटी कि हम कौन हैं और हम किससे कनेक्टेड हैं, ये सारा सिस्टम कैसे पूरा कनेक्टेड है। आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, आपको देखने का नज़रिया बढ़ जाता है, आपको हर एक चीज़ में समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है इसमें चिढ़ने की और इरिटेट होने की और चैलेंज है उसे कैसे स्वीकार करना है। वो सब सीखने को मिलता है जब आप इस तरह से गुजरते हैं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। ये 2-3 चीज़ें तो मैं बोलूँगा कि फ़र्क पड़ता है, रियल में फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं इनकी तरह नहीं कि मतलब खाना पीना छोड़ने वाला, मैं तो चिकन भी खाता हूँ, पर मैं कभी कभार मेडिटेशन करता हूँ। पहले मैंने करी है पर अभी कभी कभार करता हूँ जब मुझे लगता है कि यार फोकस ख़राब हो रहा है तब। तो मेरे को में क्या फ़र्क मुझे दिखाई देता है, एक जो आपने बोला इरिटेशन वाला सीन, तो जब मेरे में इरिटेशन आ रही होती है मैं मेडिटेशन शुरू करता हूँ, 2 दिन के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। उसके बाद जिन लोगों को लड़ते हुए देखता हूँ ना, मुझे हंसी आती है, कैसी कैसी बातों पर लड़ते रहते हैं लोग। लाइफ इतनी बड़ी है, इतना कुछ है, इतनी ब्यूटीफुल है। हाँ, लोग छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते रहते हैं। मैं भी इरिटेट होता हूँ कभी कभार, जब होता हूँ 2 दिन मेडिटेशन करता हूँ, मैं बैक टू ट्रैक आ जाता हूँ। मैं रेगुलर नहीं करता, पहले करा करता था किसी ज़माने में, पर अभी ये है ऑन ऑफ वाला। और इतना लंबा जैसे आप बता रहे हो 4-4 घंटे वाला सीन, ये तो हुआ ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग के अंदर कभी किया होगा, इंजीनियरिंग टाइम पे तो किया होगा, 4 घंटे तो फिर भी नहीं किया होगा। हार्डली मैंने शायद 1 घंटा किया होगा कभी, बस इससे ऊपर मैंने कभी नहीं किया। पर फर्क पड़ता है, ये छोटी छोटी जो बात बता रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। बाकी नींद मुझे बहुत आती है। नींद भी कम हो जाती है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, क्लैरिटी बहुत आ गई। और मेडिटेशन से एक्चुअली नींद क्या है, नींद जो है वो हमारे बॉडी को रेस्ट देना है। और एक फिजिकल रेस्ट होता है और एक मेंटल रेस्ट होता है। अगर आप पूरे टाइम शांत हैं, मेडिटेटिव हैं, अपनी एनर्जीज को बहुत सोच समझ के प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेन में ऐसी थकान ही नहीं होएगी। और अगर आप मेडिटेशन जो है वो एक अच्छी खासी नींद के बराबर है। और उस नींद से नहीं, मतलब आपने अगर 1 घंटे मेडिटेशन किया तो मतलब आपने 6 घंटे की नींद ले ली, काइंड ऑफ है, रिसर्च में भी है ये। तो जब आप पीसफुल माइंड से मेडिटेशन कर रहे होते हैं, मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, और उससे आपकी नींद जो है वो और बेटर क्वालिटी की हो जाती है। तो पहले आप क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेते हो, बट अब आप क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हो। तो जब आप क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हो तो आपकी 3 घंटे में भी नींद बहुत अमेजिंगली हो जाती है। अगर मेरे पास रहते होते तो मैं आपको स्मार्ट वॉच पहनाता और आपका सब कुछ ट्रैक करता। मुझे जब से आप क्वालिटी ऑफ स्लीप कह रहे हो तो मैं क्या कहता, स्मार्ट वॉच पहनो, रात को सो, मुझे ट्रैक करना है कि कितनी क्वालिटी ऑफ स्लीप है। मतलब यही बताना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो रही हैं और हम जो है अपनी फुल कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मशीनें स्मार्ट हो रही हैं और हम जो है डम्ब होते जा रहे हैं। तो इसलिए
हमें अब जैसे ही काम करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी और एनहांस करेगी। अगर हम जैसे शुरू में हमने बात की कि मोबाइल नहीं था तो हम एक लिमिटेड लाइफ में थे, बट मोबाइल ने एनहांस कर दी, तो हमारी फिजिकलिटी नहीं ख़त्म हुई। तो ऐसे ही है कि आगे और भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने पे काम करना बंद करना है। अगर हम अपने पे बहुत अच्छे से काम कर पाएँ तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को कितने अमेजिंगली यूज़ करके कितना ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ पर्सनली, मैं सबको बोलता हूँ, अगर कोई हो तो मेरे को बताना, मेरे साथ जुड़ना चाहे तो, कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए जैसे आप हो, आप पे हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च मतलब ये नहीं है कि आपके खून वून निकाल के देंगे, आप पे रिसर्च है ना, हम आपको स्मार्ट वॉच पहनाएंगे, हम आप पे ट्रैक करेंगे, आप मेडिटेशन करते हो तो उससे वजह से आपके क्या वाइटल्स में फर्क पड़ रहा है। एक सैंपल सेट लेंगे 1000 बंदों का, 2000 बंदों का, उनके ऊपर कुछ करेंगे और उनको ट्रैक करके मार्केट में निकालेंगे, और ये ओपन रिसर्च चलेगी डेली बेसिस पे। मतलब हमारा भांडा भी फूट सकता है कि हम एक प्रॉपर एक जेन्युइन वाला बंदा लेके आ रहा है जो योग करवा रहा है, जो बेस्ट गुरु है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, और 1000 या 2000 ऐसे सीरियस लोगों को लेके आ रहा है जो जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। वो उनको सिखा रहे हैं, सबके स्मार्ट वॉच से हम पैटर्न ट्रैक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आज की जो यूथ है ना, उसको चाहिए डेटा जिस पे वो बिलीव कर सके। आपने बोला कि योग कर लो या फिर मेडिटेशन कर लो या चक्रा मेडिटेशन कर लो, थ्रोट चक्रा पे काम कर लो, अच्छा बोलने लग जाओगे, मैं मानता ही नहीं। मतलब सबके दिमाग में ही चलता है। बेस्ड ऑन अगर डेटा हो गया ना कि एक इंसान था, जैसे आप कह रहे हो आपने 2 साल से नहीं खाया, अब बहुत सारे लोग नहीं मानते, मैं नहीं मानता कि आपने नहीं खाया। मैं तो कह रहा हूं सुबह खा के आए थे भटूरे, उसके बाद आप आके बैठ गए, आपने मेरे सामने नहीं खाया। अब वो दिमाग में थॉट प्रोसेस बनेगा लोगों के। अगर देखोगे तो हमें ही नहीं पता है कि ये हमारा दुर्भाग्य बोलो कि जितना हमारी इस जो एंशियंट हमारी उपलब्धि रही है या जो हमारा कल्चर है योग मेडिटेशन का, हज़ारों साल पुराना है, इस पे जितनी शोध हमने नहीं की है, इससे ज़्यादा विदेशों में हुई है। और इनके जो जानकार हैं जो इस पे डीप रिसर्च करते हैं, जैसे मैं खुद रिसर्च फील्ड से हूँ, मैं इसमें कैसे आया, तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ से नहीं सुना, कहीं ना कहीं मैंने रिसर्च पेपर्स और किसी प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटीज़ के जो फ्यूचर रिसर्च हो रहे हैं योग पे, मेडिटेशन पे, कॉन्शियसनेस पे, उधर से पता चला कि लिटरली जिस तरह की प्रैक्टिस आप कर रहे हो उससे जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे कई रिसर्च आपको मिलेंगे। अगर जिनको इंटरेस्ट है वो जाकर उस पे न्यूज़ पे और इन सब चीज़ों पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं कि अगर बिफोर मेडिटेशन आपका न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा था ब्रेन का, और आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। अब अभी आप ये जो मुझे बता रहे हो ये क्लोज ग्रुप पे है। हाँ, ये क्लोज ग्रुप नहीं, ओपन इंटरनेट पे है, मगर जिसको सच में इंटरेस्ट है ना, जो सच में बोल रहा है कि चैलेंज है, मुझे जानना है, तो वो गूगल करेगा और उसे ऐसे पेपर्स मिलेंगे उन पे। अगर वो सच में चाहता है कि नहीं मुझे बिलीव नहीं है, तो बिलीव नहीं है तो घर बैठे तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, उसके लिए तो चैलेंज है, तो जाकर देखना पड़ेगा। तो जाने से, वहाँ देखने से पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे लोगों की MRI हुई है, बहुत सारे लोगों की बिफोर मेडिटेशन MRI हुई है और उसके बाद MRI हुई है, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं ब्रेन के जो अपन सेंसर लगा के टेस्ट करते हैं। सो उन सब को टेस्ट करने के बाद पता चला है कि अगर इस रूम में 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया और नॉर्मल लाइफस्टाइल से जैसे जी रहे हैं, और इस रूम में ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने किया है, उन दोनों के कंपैरिजन में एक ड्रास्टिकली चेंज मिला है। और ये बहुत, अब ये सैंपल साइज 10 बहुत छोटा है ना? नहीं, हज़ारों लोगों के साथ में ये टेस्ट किया जा चुका है। जब 10-20 से होता है तो फिर लोग उसे करते जाते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग लेवल पे इस पे रिसर्च किया हुआ है। तो आज पूरी दुनिया जो है वो मेजर रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं। यूट्यूब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते हैं, वो डॉक्यूमेंट वर्सेस अगर विजुअल डॉक्यूमेंट दो ना, मतलब अगर कोई कर भी रहा है, इंडिया में भी कोई कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, तो विजुअल डॉक्यूमेंट दो, एज एन मतलब मैं साहिल खन्ना हूँ, अभी टाइम ये हो रहा है, डेट ये हो रही है,
ये मेरा MRI है, देख लेते चलो करके, ये मेरा MRI चल रहा है, देखो मेरा MRI का ये सीन है, अब मैं मेडिटेशन करने के लिए जा रहा हूँ। डे 1 मैंने ये किया, डे 2 मैंने ये किया, और रोज की हम उसकी वीडियो दिखा रहे हैं, और उन सबको फिर देख के फिर ओवरलैप करके एक ऐसा दिखा रहे जो कि मेरे को दिख के पता लगे ना। अब लिखने को तो मैं कुछ भी लिख दूं, और खिला पिला के मैं सेट भी करवा नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके प्रॉपर वीडियो। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, दीज आर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले, MIT, ये सब ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको रियली सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आना है, उस पर ये काम कर रहे हैं। हमारे रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं, निहम्स करके बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो साइकोलॉजिकल और ब्रेन और इन सब पे काम करते हैं। बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं ये। यहाँ पे भी आप जाके देखोगे, इन पे बहुत डीप रिसर्च चल रही होती है। जो लोग इससे कनेक्टेड हैं, जो शायद इसीलिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस रिसर्च का पार्ट हैं, ऐसा भी हो सकता है। जिसका रिसर्च में इंटरेस्ट है, शोध में इंटरेस्ट है, अगर वो टेक्नोलॉजी में है और आपके जैसे ये सोच रहा है कि ये कैसे चलता है, ये ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो वो जो उसका लॉजिकल ब्रेन है, जो क्वेश्चन ब्रेन है, कुछ चीज़ें हम देख पाए, कुछ चीज़ें हम देख नहीं पाए, राइट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में लाइट कहाँ है, तो आप किसको पॉइंट करेंगे? कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये लाइट नहीं है, ये लाइट का सोर्स है, इंस्ट्रूमेंट है। लाइट आप कहाँ है, लाइट आप बता पाओगे नहीं। लाइट तो हर जगह लाइट ही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वो किसी न किसी सोर्स के थ्रू ही हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हम उसे वो समझ लेते हैं कि वो है। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हमें एज ए ह्यूमन इवॉल्व होना है, नेक्स्ट डायमेंशन में जाना है थ्रू सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ चीज़ें थी जब हम माइक नहीं था तो माइक ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए, कंप्यूटर जैसी चीज़ नहीं थी तो हमको लगता था कि कैलकुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट थिंग। फिर कम्युनिकेशन की, जैसे हम बात कर रहे थे ये वीडियो के पहले, टेलीपैथी और ये सारी चीज़ें, तो पहले कम्युनिकेशंस करना डिफ़िकल्ट था, तो कोई मीडियम नहीं था। पर जैसे ही मोबाइल आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम दूर कहीं पे भी बैठे हों दुनिया के किसी भी कोने में, विदाउट लेटेंसी हम बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने। जब इंस्ट्रूमेंट्स बने तो कुछ ऐसी अननोन एनर्जीज हैं या अननोन वेवलेंथ जिनको बोलेंगे, जिनको हम टैप कर पाए उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग के साथ। ऐसी हमारी बॉडी भी एक पूरा यंत्र सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, राइट। अगर वो भी किसी पर्टिकुलर चीज़ से अलाइन हो जाए, जैसे मैं अपनी टीम को जो है ये इसके बारे में जब बताता हूँ, और हम लोग भी अंदर थोड़ा मोटा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए हम टेक्नोलॉजी वाले हैं या हम सेंसर वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, तो उसी भाषा में समझाएं कि हमारे एक हेडसेट बनाने में सबसे कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, वो है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के बारे में आज सभी लोग जानते हैं। तो जो विजुअल कैमरेस का कैलिब्रेशन होता है विथ IMUs और सर्टेन सेंसर्स के साथ में, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत सारे ऐसे रोबोटिक मशीनों की भी ज़रूरत पड़ती है अगर उन्हें करना है। तो अगर वो कैलिब्रेशन परफेक्ट नहीं होएगा तो वो प्रॉपरली स्कैन नहीं कर सकता या प्रॉपरली चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर सकता। सेम चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी भी राइट अलाइनमेंट नहीं होएगी, राइट, तो साधना का मतलब क्या है? साधना मतलब अलाइन कर लेना। सो अगर आपकी बॉडी पर्टिकुलर फॉर्म में अलाइन नहीं है तो आप सर्टेन एनर्जीज और फ्रिक्वेंसीज को टच नहीं कर सकते। और जैसे ही आपकी बॉडी एक ट्यूनिंग में आ जाती है, एक प्रॉपर प्रैक्टिसेस पे आ जाती है, एक अलाइनमेंट में आ जाती है, तो आप उन सारी चीज़ों को कर पा रहे होते हो जो नॉर्मली बिलीव करने में डिफ़िकल्टीज हो रही ना। अब बिलीव तो जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें जो तो पहले बिलीव नहीं थी आज वो प्रैक्टिकल है। बहुत सारी चीज़ें जो फिलॉसफी थी आज वो रियलिटी है। एक ऐसा सूक्ष्म जगत होता है जो हमारे आसपास होता है, वो हम माइक्रोब्स जिसको बोलते हैं, कि एक ज़माने में वो एक रियलिटी नहीं था, राइट, मगर हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे कल्चर में माना जाता था माइक्रोब्स के बारे में। और उनको तो एक समय था बीच में जिसमें हम नहीं जानते थे, इसके लिए हमने माइक्रोस्कोप बनाया, तब हमें पता चला कि एक और भी सूक्ष्म जगत है जो इसके नीचे है, राइट। ऐसी बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा टेरिटल चीज़ें भी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते। जब हम उन्हें नहीं देख सकते थे तो हम क्या सोचे कि बस इतना ही सीमित है हमारा जगत, नहीं। मगर जब वो बना तो हमें पता चला कि
अनंततः ब्रह्मांड है और बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और उस पर फर्दर बहुत सारी रिसर्च और वो हो रही है। सो जब तक हमारे लॉजिकल ब्रेन ने किसी चीज़ को अचीव नहीं किया या उसे पाया नहीं, तो हमको लगा कि वो नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। तो बहुत समय पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही थी, मगर जैसे ही हो गई तो वो फैक्ट हो गया। तो बहुत सी चीज़ें अभी भी हैं, ऐसे बहुत से डायमेंशन हैं। क्या हम अभी के सबसे इवॉल्व बीइंग है? नहीं, हमारे पास सुविधा सबसे इवॉल्व है, सबसे अच्छी है, मगर हम अभी भी इतने इवॉल्व नहीं हुए। इवॉल्व कौन है आपके हिसाब से? डॉल्फिन? डॉल्फिन इज ऑल्सो बिकॉज वो अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा पावरफुल यूज़ कर रही है। ठीक है, तो अगर हम भी अपने ब्रेन को पूरा पोटेंशियल में यूज़ करेंगे, हमारी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेंगी, तब हम विकसित होंगे और नए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जन्म करेंगे। जैसे शोध चल ही रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी। जब हम कोरोना जैसी चीज़ें आई, हम उसे मारना लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, उसे हटाना बहुत मुश्किल होएगा, वैक्सीन बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, मगर उसी जो रिसर्च पहले कहती थी कि 6 से 7 साल लगते हैं एक वैक्सीनेशन को आने में, आप सभी ने, हम सब ने ही देखा है कि साल 2 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने वो चीज़ कर दिखाई। तो जब हमको बहुत सी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हो नहीं सकती, ये नहीं है, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं जो हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटी है। मगर जो हम देख सकते हैं, क्या आउल वैसा देखता है? नहीं, आउल के पास अलग स्किल है, राइट? वो अलग फ्रीक्वेंसीज पे देखता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसका कितना बड़ा वेवलेंथ है, उसमें हम सर्टेन पार्ट ही एज ए ह्यूमन देख पाते हैं, सर्टेन क्रिएचर्स सर्टेन पार्ट को देख पाते हैं। तो क्या मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, मैं नहीं देख सकता तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। अरे आउल तो उल्लू है ना, उल्लू की बात कौन सुनता है? तो जानवर कुछ साउंड सुन लेते हैं, अरे वो तो गधा है, मान लो गधा है तो गधा, डोंकी तो डोंकी है। तो मैं अगर ह्यूमन, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस पूरे जगत में। हमारे अलावा भी बहुत बड़ी जगत है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हमने अभी तक छुआ भी नहीं है, देखा भी नहीं है। अगर हम उनको जानना चाहते हैं तो हमें और डीपर एस्पेक्ट पे अपने जाना होगा और बारीकी से चीज़ों को देखना और समझने के लिए उतना फ्री होना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि लोग अपना अंततः टाइम जो है वो फालतू की चीज़ों में, डिस्कशंस में, लड़ने झगड़ने में कर रहे हैं। अगर वो अपने पे काम करने पे करें, स्वयं को बनाने में, तो बहुत सुंदर शोध वो कर पाएंगे और उसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे, डेटा बना पाएंगे और ऐसी वॉच बना पाएंगे कि दुनिया को दिखा पाएंगे। क्योंकि किसी ने वो चाहा तो मोबाइल बना के दिखाया ना, वैसे ही हम भी वैसा कुछ कर सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं आया, तो इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट डायमेंशन में जाएंगे, नया इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो आप बना रहे हो ये इंस्ट्रूमेंट? हम ऐसे बहुत सारे शोध कर रहे हैं जिसमें अजना लेंस एक पार्ट है, और उसका मतलब ही यही है कि अगर आप इसको पहनते हैं तो आप वो विजन को एनहांस कर पाएंगे, इंट्यूटिव आई, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन आई है, इसलिए उसका नाम अजना भी है, थर्ड आई। तो जब आप ग्लासेस को पहनते हैं तो आप उन एस्पेक्ट को देख सकते हैं जो आप नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। सेम ऐसे फ्यूचर में और भी ऐसे डिवाइसेस आएंगे, जैसे हम अजना स्पर्श बना रहे हैं, जैसे आपने देखा वो ग्लव्स, उसका नाम अजना स्पर्श है। सो हम उन वर्चुअल चीज़ों को भी टच कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसमें फिजिकल हैप्टिक सेंसर हैं, बायो फीडबैक है और प्रेशर भी है। आपने देखा होगा उसमें वाइब्रेशन भी। अगर आप वर्चुअल चीज़ को छू रहे हैं, जैसे आपने वो ड्राइंग किया था, उसको पकड़ के उठा रहे थे, तो आपको फील हो रहा है कि आप उसको छू रहे हैं। सो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूस रिसर्च में हैं और उन्हें लेके आएंगे। जैसे आपने हेल्थ को बोला, तो अजना मुद्रा करके एक बैंड है जो एडवांस वर्जन ऑफ स्मार्ट वॉच या हेल्थ मॉनिटरिंग बैंड की तरह है, जो अभी नहीं आया है आपके शो में, मैं उसको बता रहा हूँ। क्या होगा उसमें? तो वो भी एक बैंड की तरह होगा जो बोले ना हमने कि इस तरह के बायो फीडबैक्स और हमारी एक्टिविटीज़ को पूरे टाइम आपको बता पाएगा कि अब क्या होना है, क्या आपको करना है, कैसे रहना है, क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, वो सारी चीज़ें उसमें। तो मतलब वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों डेवलप कर रहे हो? जी। कर दिया है कुछ? चल रहा है काम। मैं आपका वो रहूंगा, बीटा यूजर रहूंगा मैं। जी श्योर डेफिनेट। स्टार्टिंग में तो आपको एआई डेवलप करने के लिए डेटा चाहिए होगा ना, मैं डेटा देने वाला बंदा हूँ। तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ।
यहाँ पे आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मेरे को सीधा टू द पॉइंट आंसर चाहिए। एंड्रॉइड और iOS, एंड्रॉइड, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, एंजल और वेंचर, एंजल, डेट और इक्विटी, इक्विटी, फैमिली और बिजनेस, बिजनेस, फेम और मनी, मनी, लव और अरेंज, लव, कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, वेज और नॉन वेज। वेज। बचपन से ही सोचा हुआ था योगी बनना है? वेज और नॉन वेज इज नॉट अबाउट एनिमल और इस तरह से, मोर अबाउट एनर्जी, डाइजेशन, मोर एक्टिविटी, और लथार्जी कम होती है। नॉन वेज खाते हैं तो लथार्जी ज्यादा होती है? जी, इनर्शिया बढ़ेगा बॉडी में, बिकॉज उसको डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैंने कोई भी ऐसा खाना खाया है, वेरी सिंपल, अगर जो 2 घंटे में अगर वो डाइजेस्ट हो जाता है और मेरे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वो मुझे ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। क्योंकि खाने को पचाने के लिए एनर्जी लगेगी। और हम खाना खा के ले रहे हैं एनर्जी के लिए, अगर जो खाना उल्टा और एनर्जी लेने वाला है तो हम न्यूट्रल हो गए, तो मतलब, और अगर ज़्यादा लगेगी तो लेथार्जी आएगी। लार्ज टीम और स्मॉल टीम, लास्ट टीम, ओनिंग और रेंटिंग, रेंटिंग, आउटसाइड फूड या होममेड, होममेड, फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट, सेल्फ टॉट, परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या आपके लिए? स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। बेस्ट फूड एवर, कहीं का भी खाए हो बेस्ट? आश्रम में, कहाँ पे? ईशा योगा सेंटर, वहाँ का क्या आइटम? कंजी, कांजी वो लिक्विड वाली? या बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ, अपना नाम नहीं लेना है। आइडिया फोर्ज, आइडिया फोर्ज क्या करते हैं? ड्रोन्स बनाते हैं। फेवरेट मूवी कौन सी है? स्वदेश, मॉर्निंग पर्सन एंड नाइट आउट? मॉर्निंग, बुक्स पढ़ना पसंद करते हो? समटाइम्स। फेवरेट 5 बुक्स? भगवत गीता सबसे अच्छी चीज़ है, जो कुछ और भी नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे बेस्ट है भगवत गीता पढ़ें। जैसे हर एक मशीन के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, वैसे जब हम एक मशीन आए थे, ऐसे सोफिस्टिकेटेड मशीन, उसके साथ भगवत गीता आई है, उसको आप फॉलो करो। वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वो जीने का तरीका है, मतलब इस मशीन को कैसे यूज़ करना है, ब्रेन एंड माइंड दोनों, और बॉडी। आपकी हॉबी क्या है मेडिटेशन के अलावा? ड्राइंग जो है, क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत सबको भी, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे जो भी आपको देख रहे हैं? लाइफ, इसको एक्सप्लोर करो, पूरा फुल फ्लेज लाइफ को जियो। अगर नहीं जी पा रहे हो तो उस पे शोध करो, क्या वो तरीके हैं। मुझे ऐसा लगा कि योगा मेडिटेशन आपके लिए कुछ और हो सकता है, उससे मैं अपनी लाइफ के वो सारे विजन पूरे कर पाऊँगा, अपने पर्पस को पूरा कर पाऊँगा। मैंने वो किया। आपको जो लगता है वो करो, जो करो 100% करो, पूरा घुस जाओ उसमें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।